ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, 13। तो इसके पहले हम 12 लेक्चर दे चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाइए, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शिक्षार्थी की विशेषताएं, यानी कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, इसे अधिगम की विशेषताएं भी कह सकते हैं, शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, ये पूरा फ्रेश वीडियो है, नया वीडियो है। तो हमने जो 2021 में जो वीडियो स्टार्ट किया पेपर वन के लिए, वो बिल्कुल नया वीडियो है। बस आप उसे देखिए, लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, शिक्षार्थी की विशेषता है। आप देखिए कि जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, तो वो होता क्या है कि उसकी हर एक स्टूडेंट की, हर एक शिक्षार्थी की या हर एक लर्नर की अलग अलग विशेषता है पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी है, या आपके जो क्लासमेट्स हैं, तो उनका सबका पढ़ने का नज़रिया अलग से है। कुछ बच्चे हैं बहुत एडवांस लेवल के, जो पहली ही बार में सब कुछ एकदम से याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो देर लगाते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। तो देखिए, किसी भी शिक्षार्थी के शैक्षिक ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इनमें से सामाजिक परिस्थितियां सबसे प्रभावी होती हैं। यानी शिक्षार्थी कहाँ और किस वातावरण से, किस परिवेश और किस परिवार से संबंधित है। आप देखिए कि शैक्षिक ज्ञान अर्जन क्या है, कि शिक्षा द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं शैक्षिक ज्ञान अर्जन। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। देखिए, शिक्षार्थियों कहाँ किस वातावरण में है, यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए कि उसका परिवार में उसका वातावरण कैसा है, पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, सभी एजुकेटेड है परिवार में कि नहीं है, इसका बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें। और उसमें देखिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए कि गाँव से है, किसी शहर से है, या किसी दूर स्टेट से। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, वहाँ पे किसी स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं पे कोचिंग में किसी ने ज्वाइन किया, लेकिन वो बंगाल का है या वो साउथ इंडिया का है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो इंग्लिश को जान पाएंगे। साउथ इंडिया वाले आप देखिए हिंदी कम समझते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो होता क्या है कि उनमें नॉलेज बहुत डीप होती है। अभी जैसे बिहार के, यूपी के जो स्टूडेंट हैं, वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक चले, वो मान लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज में हो, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह वजह से वो पढ़ नहीं पाएंगे। या मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लास में, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन जो वो विषय है, वो टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको वहाँ पे दिक्कत आएगी। समझना तो उनको है, लेकिन उनको थोड़ी सी देर लगेगी। तो परिस्थितियाँ बहुत यहाँ पे प्रभावी होती हैं। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो वो सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ चुकी हैं आजकल, जो कि हमें ऑनलाइन ही मिलती हैं, लेकिन जब ऑनलाइन का वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तब उनको वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है। तो धीरे धीरे वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये है उनकी कुछ विशेषताएं। यह उसके संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालती हैं। शिक्षार्थी की प्रथम पाठशाला परिवार और उसके परिवार की सामाजिक व्यवस्था उसको प्रभावित करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो इसका जो प्रथम पाठशाला परिवार है, प्रथम पाठशाला परिवार कैसे शिक्षार्थी की, जैसे कोई भी बच्चा है, वो जब भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा अपने परिवार से ही सीखेगा। पहले वो परिवार से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल से सीखता है। अब देखिए, जैसे प्रथम पाठशाला परिवार हो गया, जैसे परिवार का कैसा माहौल है, तो उस माहौल में बच्चा ढलेगा, उस माहौल के अकॉर्डिंग वो करेगा। जैसे मान लीजिए कि उनके घर में सभी पढ़े लिखे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि तकरीबन उनके सभी आईएएस अफसर हैं, तो वो भी बड़े होकर आईएएस अफसर ही बनेगा। वकील है तो वकील बनेगा। लेकिन घर पे कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उसका ऐसा ही माहौल होगा। वहाँ पे उसे कोई समझाने वाला नहीं होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? टीचर के ऊपर। सो उसके परिवार की सामाजिक व्यवस्था, यानी कि परिवार कैसा है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये बहुत फ़र्क पड़ता है वहाँ पे। शिक्षकों को शिक्षकों के रूप में हम सोचते हैं कि
शिक्षण शिक्षकों और हमारी भूमिका के बारे में है। वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण है छात्र है और वे जो सीखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम शिक्षकों के बारे में सोचते हैं तो शिक्षक का काम क्या है, आपको पढ़ाना। यानी कि शिक्षक का काम होता है कि पढ़ाना। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो शिक्षक का काम है 50 बच्चों को पढ़ाना। वो एक ही मेथड यूज़ करता है सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो बच्चे क्लास में सुनते हैं वो अलग अलग मेथड से उसे समझते हैं। जैसे क्लास में देखिए एक टीचर ने 50 बच्चों को पढ़ाया, अब उसके द्वारा पढ़ाए गए से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे टॉप कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ जाते हैं। तो होता क्या है, स्टाइल सेम है टीचर का, लेकिन समझने की जो टेक्निक है, जो समझने का नज़रिया है वो किसके पास है, शिक्षार्थी का। कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चे बढ़िया से समझेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे तो वो पास हो जाएंगे और टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक का काम है सिर्फ आपको पढ़ाना। तो यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, पढ़ाना। और महत्वपूर्ण भूमिका ये सबसे उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है, छात्र। यानी कि जो भी छात्र सीखते हैं वो उसका महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना, छात्रों का काम है समझना। छात्र किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से समझते हैं, ये छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि सीखने से हमारा क्या तात्पर्य है। और आप सिद्धांतों परिभाषाओं में कई अंतर पाते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम विचार करते हैं कि सीखने से, आप देखिए कि सीखना क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में, हर एक पहलू पे सीखते रहते हैं। आप देखिए एक होता है स्टूडेंट जिसे कहते हैं विद्यार्थी, एक होता है लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि स्टूडेंट में, विद्यार्थी में और शिक्षार्थी में या अधिगमकर्ता में फ़र्क क्या है। आप देखिए जो स्टूडेंट होते हैं या विद्यार्थी होते हैं वो होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे वो शिक्षक से सीखते हैं। लेकिन जो लर्नर होता है, जो अधिगमकर्ता होता है, वो स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्योंकि देखिए अगर टीचर नहीं भी होगा तो वो खुद किताबों से पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा। तो इसलिए वो हर एक ज़िंदगी में वो इनकी अपनी हर पहलू पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं। इनकी जो जीवन भर सीखता रहता है। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब इसके बाद आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप लर्नर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे बैठ के आराम से तैयारी करते हैं, बिना किसी कोचिंग की किताबें पढ़ते हैं, तो वो लर्नर है। अगर मान लीजिए वही स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे, वो स्टूडेंट हो जाएंगे, वो विद्यार्थी हो जाएंगे। तो लर्नर क्या है, वो पूरी तरह से फ्री है पढ़ने के लिए, वो कुछ भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। लेकिन विद्यार्थी क्या है, एक स्कूल में, एक कक्षा में जो सीखते हैं। तो सीखना क्या हुआ, सीखने से क्या हुआ, जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वो हमेशा ही सीखते रहता है, वो हमेशा इसे प्रेरित करता है। अभी आप इसके सिद्धांत देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, बहुत सारा इसमें अंतर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्नर शब्द छात्र की तुलना में व्यापक है। क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सीख सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लर्नर शब्द छात्र की तुलना में व्यापक है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो छात्र है वो टीचर के बिना, शिक्षक के बिना सीख नहीं सकते, लेकिन जो लर्नर है वो शिक्षक के बिना भी सीख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जैसे यूजीसी नेट की घर बैठे तैयारी करते हैं खुद से, तो वो है लर्नर। कुछ जो है वो कोचिंग लेते हैं, वो है छात्र। तो देखें यहाँ पे क्या है कि सीखना कक्षा के अंदर भी हो सकता है, लेकिन शिक्षण केवल कक्षा के अंदर ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखना है, यानी कि जो वो कक्षा के अंदर भी हो सकता है, वो कक्षा के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जो शिक्षण है वो कहाँ पे है, वो हो सकता है सिर्फ कक्षा के अंदर। यानी कि जब भी आप लर्नर हैं, जब भी आप कुछ सीखते हैं, तो आप कक्षा के अंदर भी सीख सकते हैं, कक्षा के बाहर भी सीख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षण होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो कक्षा के अंदर ही आपको पढ़ाते हैं। शिक्षा क्या है, एक आजीवन खोज है, इसलिए उत्साह और खोजने और सीखने की इच्छा जीवन भर पोषित होनी चाहिए। जीवन भर क्या है, पोषित होनी। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि आजीवन खोज है। आजीवन खोज मतलब कि आप ज़िंदगी में हर एक टाइम पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं,
हर एक मोड़ पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो है आप है लर्नर। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसे जीवन भर पोषित करते हैं, जैसे होता है ना पालन पोषण करके जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है आप अपने आप को पोषित करते हैं, हर एक चीज़ को आप सीखते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है वो आप खुद से देखते हैं। जैसे देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ बच्चे पीडीएफ से, ऑनलाइन बुक से, ई लाइब्रेरी से बुक को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे घर बैठे बुक्स मंगवा के पढ़ते हैं। तो ये क्या है, उनके पढ़ने का ढंग है। शिक्षार्थी की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास के स्तर, पूर्व ज्ञान, क्षमता आदि के चारों ओर घूमते हैं। इनकी जो शिक्षार्थी विशेषताएं क्या है, पहली बात उनका जो व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व देखिए पर्सनैलिटी वैसी होगी जैसी वो किताबें पढ़ेंगे, जैसा उनका माहौल होगा। दृष्टिकोण उनका देखने का नज़रिया कैसा है। आत्मविश्वास क्या है, यानी कि आप देखें कि अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, यानी कि आपको ये हो जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने वीडियो ख़त्म किया, आपने इसे फिर से देखा, तो आपको ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अब मेरे को ये जो मैंने देखा है शिक्षार्थी की विशेषताएं ये मुझे आ गया। तो ये क्या है, आत्मविश्वास, यानी कि जो चीज़ पहले नहीं आती जब उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमें वो चीज़ आ जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। पूर्व ज्ञान क्या है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से पता होना। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ शिक्षार्थी की विशेषताएं, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा होगा फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। क्षमता क्या है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक आप इसे समझ सकते हैं। किसी देर को जैसे कोई भी चीज़ है, आप उसे कितनी देर तक या कितने समय में आप उसे ख़त्म करते हैं, कब तक उसे पढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है। कई छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए समर्थन की क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है, जैसे आप यूजीसी नेट की एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको इसका सिलेबस ख़त्म करना है यूजीसी नेट का यूनिट 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे क्या है, आपको समर्थन की ज़रूरत है। समर्थन क्या है, यह समर्थन शिक्षण रणनीतियों, दृष्टिकोण या सामग्रियों में परिवर्तन के रूप में हो सकता है, और इसके लिए संसाधन और विशेष शिक्षकों के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको समर्थन क्या है, आपका बुक्स, आपको जैसे आपको टीचर की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे तैयारी करें, तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको एक अच्छा मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल। वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है, वो बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर बात आती है कि उसकी लैंग्वेज कैसी, अगर आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, बेकार लगती है, टफ लगती है, या आपको चीज़ें समझ नहीं आती, तब आपको उसको शिक्षक की ज़रूरत होती है कि ताकि वो आपको अच्छे से समझा दे। तो इसमें क्या है कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है, लेकिन आपको समर्थन की आवश्यकता है। ये सभी छात्रों को नहीं है, ये सिर्फ कुछ छात्रों को होती है। शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक स्थितियाँ उसके लक्ष्य के निर्धारण एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्प्रेरक के लिए काम करती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी के लिए जो भावनात्मक स्थितियाँ हैं, जो उसका लक्ष्य है, जो उसके उद्देश्य हैं, तो ये उत्प्रेरक है। यानी कि जब भी आपका एक टारगेट क्या है, देखिए आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या पीएचडी करना, या जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये क्या है, ये आपका लक्ष्य है, आप इसे निर्धारित करते हैं, आप इसे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। यदि देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न लोगों ने जो शिक्षा अर्जित की और उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लग गए, वे कहीं ना कहीं उनकी जड़ें उनकी भावनात्मक परिस्थिति से गहरा संबंध रखती थी। संज्ञात्मक स्थितियाँ शिक्षार्थी के शिक्षा का आरंभिक स्रोत है। देखिए संज्ञात्मक स्थितियाँ क्या है, संज्ञात्मक स्थितियाँ क्या है शिक्षार्थी के लिए शिक्षा का आरंभिक स्रोत। देखिए जैसे कोई भी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको क्या है कि वो सबसे पहले आपको वही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदिवासी इलाका है, कोई गांव है जहाँ पे बिजली नहीं है, कोई गांव है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। समाज का विभिन्न वर्ग है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो,
कोई भी वर्ग हो, तो वहाँ पे जो लोगों ने शिक्षा अर्जित की है, तो वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाते हैं कि जो उन्होंने सीखा है तो वो कैसा है। आप देखिए कि जो भावनात्मक परिस्थिति है उससे गहरा संबंध रखती है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र गांव से आता है, वो पढ़ता है, उसको ये होता है कि मैं एक गांव से हूँ। आप देखिए बहुत सारी आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल आपको ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे क्या है कि गांव के जो छात्र थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। तो चाहे बिजली ना हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, लेकिन आपको पता है कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये आती है समझ में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्रोत ना हो, कोई कुछ ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास बस पढ़ने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। इसी के माध्यम से वे बेहतर शिक्षक, कॉलेज, अध्ययन से संबंधित बेहतर संसाधनों को प्राप्त करता है और इसी संसाधनों के माध्यम से वह क्रमश अपने शिक्षा को प्राप्त करता है कि कौन सा विषय किस कक्षा में, किस मात्रा में, किस स्तर का उसे ज्ञान क्रमबद्धता में दिया जाए ताकि उसे भली भांति प्रकार ग्रहण कर ले। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कॉलेज है ना। कॉलेज है, कॉलेज में क्या है कि या कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि बेहतर संसाधन है। बेहतर संसाधन क्या है? बिजली की अच्छी व्यवस्था है, टीचर बढ़िया है, शिक्षक बढ़िया है। वहाँ पे जो से शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा वो प्राप्त करता है शिक्षार्थी, कौन सा विषय उसे पढ़ाया गया है, किस मात्रा में पढ़ाया गया है और किस स्तर का उसे ज्ञान मिलता है, यह उसे अच्छे से पता होना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से समझे। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब भी वो चीज़ पढ़ेगा तो उसे आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बस उसे इतना देखना चाहिए कि जो उसने पढ़ा है क्या वो सही है, क्या उसे और पढ़ना चाहिए, तो किस तरह से है उसे वो ग्रहण करना चाहिए। संज्ञात्मक स्थितियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न स्तरों पर इसकी अत्यंत उपयोगिता है। आप देखिए संज्ञात्मक स्थितियों के अंतर्गत क्या है, जो पाठ्यक्रम निर्माण है। पाठ्यक्रम निर्माण क्या है? जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, तो उसके विभिन्न स्तर हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता है आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है आपको ये भी तो बताना चाहिए ना। तो वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिलेबस में। चाहे स्कूल का लेवल हो, चाहे कॉलेज का लेवल हो, जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके सामने पाठ्यक्रम आता है, आपके सामने सिलेबस आता है जिसे आपको कवर करना होता है। आप देखिए, मान लीजिए आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आपको वो कवर करने हैं। अब मान लीजिए आपके पास सिलेबस हो ही ना, तो आप कैसे तैयारी करेंगे उसकी? सिलेबस होगा तभी तैयारी करेंगे ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए प्रकृति के आधार पर किशोरों और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक, सामाजिक भावनात्मक यानी कि सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव। यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी की जो विशेषता है उसे 4 प्रकार में यहाँ पे बांटा है। वो व्यक्तिगत हो सकती हैं, शैक्षणिक हो सकती हैं, सामाजिक भावनात्मक हो सकती हैं और कॉग्निटिव या संज्ञात्मक हो सकती हैं। संज्ञात्मक कॉग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित। तो नेक्स्ट है देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं। अब इसे हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है? देखिए जो भी आपको मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। देखिए अक्सर जनसांख्यिकी जानकारी से संबंधित है। जनसांख्यिकी मतलब कि आपका जो डेमोग्राफिक एरिया है, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे, कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे है, आप कहाँ पे रहते थे, है ना। यहाँ पे जैसे उम्र है, लिंग है, परिपक्वता है, भाषा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और सीखने के लिए एक विशिष्ट या विशेष समूह और विशेषताओं या हानि के लिए सीखने वाले समूह की विशिष्ट आवश्यकता। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो शिक्षार्थी है वो कहाँ से आता है, उसका लिंग क्या है, उम्र क्या है, परिपक्वता क्या है, भाषा क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। जैसे बिहार का कोई स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है, मोस्टली यहाँ पे क्या है कि हिंदी मीडियम को प्रेफर किया जाता है, ना कि इंग्लिश मीडियम को। अब देखिए वही चीज़ वो मान लीजिए ये जो हिंदी मीडियम है, अगर वो लेक्चर देख रहे हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा। ये जो लेक्चर इंग्लिश में आएगा, लिखा इंग्लिश में होगा, समझाया भी हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि वहाँ पे
बोला ही हिंदी को जाता है ना। तो ऐसे करके, जैसे साउथ इंडिया है वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो हिंदी का लेक्चर दे दो उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यक्तिगत विशेषताएं देखी जाती हैं कि वो कहाँ से आते हैं। तभी ऐसे होता है ना कि हिंदी मीडियम वाले अलग होते हैं, इंग्लिश वाले अलग से उनको पढ़ाया जाता है। ज्ञान तो एक ही है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग से है। शैक्षणिक चरित्र चित्रण, अब देखिए एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, अधिक शिक्षा और या शिक्षण से संबंधित है, जैसे सीखने के लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, शैक्षिक प्रकार और शैक्षिक स्तर। यहाँ पे क्या है कि शैक्षणिक चरित्र चित्रण यानी कि एकेडमिक विशेषता यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसे आप शैक्षणिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो शैक्षणिक विशेषता यहाँ पे क्या है, यानी कि जिस एकेडमी में आप हैं वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको जो चीज़ें किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पे आपको पढ़ाई जाती हैं, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई समूह भी हो सकता है। इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे एडमिशन लिया, आपको वहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया गया लेकिन आपको उसके बारे में पूर्व ज्ञान है, उस टॉपिक के बारे में जो पढ़ाया जाता है, तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आपने किस प्रकार की शिक्षा ली है, क्या आपका शैक्षिक स्तर है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट पढ़ा हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा हुआ है, फिर भी आप कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। वही टॉपिक जब आपके सामने आएंगे, जो आपसे वो आपको वो करवाएंगे, तो आपको वो आसानी से समझ में आएंगे। सामाजिक भावनात्मक विशेषताएं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि समूह से संबंधित या समूह के संबंध में व्यक्ति के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति जो किसी समूह से संबंधित है, समूह मतलब कि जो हमारा ग्रुप है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। देखिए जैसे हम किसी जगह पे रहते हैं तो हमारा आसपास का जो माहौल है तो वो होता है सामाजिक या समूह। जैसे समूह संरचना, एक समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, सामाजिकता और स्व छवि आदि। व्यक्ति की, आपकी या खुद की स्व छवि कैसी है, सेल्फ इमेज कैसी है, आपकी सामाजिकता, किस समाज से आप आते हैं और वहाँ पे आपका स्थान क्या है, किस समूह से संबंधित है। जैसे समूह से संबंधित मान लीजिए कि आप किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो दूसरों के लिए भलाई करता है, या आपका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है, वो सारी चीज़ें। संज्ञात्मक विशेषताएं, अब देखिए ध्यान की अवधि, लय, मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि कौशल जैसी चीज़ों से संबंधित है, और जो यह निर्धारित करते हैं कि सीखने वाला कैसे सोचता है, याद रखता है, समस्या को हल करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसके मस्तिष्क में जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, संज्ञात्मक, यानी कि आपने जो चीज़ सीखी, आपने वो कैसे सीखी, समस्या को कैसे हल किया, कैसे याद रखा, कैसे सोचा, और आपने उसे कैसे उसमें समस्याओं का हल किया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिया, 50 बच्चों ने टॉपिक एक ही टॉपिक पढ़ा, लेकिन आपने कितनी गहराई में पढ़ा, अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो आपने उसे कैसे हल किया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं संज्ञात्मक विशेषताएं। जैसे मैथ्स के बहुत कठिन सवाल हैं, आपने वो देखा, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपको पता है कि परसेंटेज, एवरेज और रेशो ये करना ज़रूरी है, यानी कि प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, है ना। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि अगर आप ये करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप आसानी से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप यही नहीं करते तो आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये क्या है, किससे संबंधित है, संज्ञात्मक विशेषताएं से। सो नेक्स्ट देखिए सीखने की अवधारणा। देखिए यहाँ पे सीखने की अवधारणा क्या है, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं। सबसे पहले सीखने की अवधारणा क्या है, इसे आप अधिगम की अवधारणा भी कह सकते हैं। अधिगम या सीखना एक ही बात है। तो देखिए सीखने की अवधारणा का अर्थ है सीखने की शुरुआत करना। जब भी आप सीखने की शुरुआत करते हैं तो उसका मतलब है सीखने की अवधारणा। सीखने की अवधारणा एक छत्र शब्द है जो सीखने की दिशा में सीखने की अवधारणा के रूप में संदर्भित होता है। यहाँ पे क्या है कि जो सीखने की अवधारणा क्या है, यहाँ पे एक छत्र शब्द है। छत्र शब्द मतलब कि यहाँ पे जो सीखने की शिक्षा दिशा में, यानी कि जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पे
शिक्षण की अवधारणा में आता है। यानी कि देखिए, जो भी आप सीखते हैं, आप अगर एक कक्षा में सीख रहे हैं तो शिक्षक आपको सिखाएगा, तब आप सीखेंगे, या खुद से सीखते हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, सीखने की अवधारणा से संबंधित है। सीखने की अवधारणा शिक्षण की अवधारणा को प्रभावित करता है, छात्रों के सीखने के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसमें शामिल है अध्ययन के लिए प्रेरणा, अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, कार्यभार की धारणा, और वे कैसे समझे जो ज्ञान का गठन करता है, और ये सभी सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जो सीखने की अवधारणा है वो शिक्षण की अवधारणा को प्रभावित करता है। बहुत सारी, देखिए, छात्रों का सीखना व्यवहार भी प्रभावित होता है। यानी कि इससे क्या है कि शिक्षण की अवधारणा कैसे प्रभावित होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्लास में शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, अब बहुत सारे बच्चे उसे आसानी से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी हो जाएंगे। तो उसका कारण क्या है, टीचर ने सबको सेम पढ़ाया है, लेकिन बच्चे ने से अच्छे से पढ़ा नहीं। तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। तो अध्ययन के लिए प्रेरणा भी होती है। जैसे आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आपको ये पता है कि मैं अगर यूजीसी नेट करूँगा तो मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ या हो सकती हूँ आराम से, तो आपके लिए प्रेरित करता रहेगा। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप कैसा मटेरियल फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने की अवधारणा से संबंधित है। सो नेक्स्ट है शिक्षण की अवधारणा के प्रभाव, या यहाँ पे अगर सीखने की अवधारणा के प्रकार आएगा। यहाँ पे सीखने की अवधारणा है, सीखने की अवधारणा के प्रकार। तो देखिए, सीखने की अवधारणा के प्रकार क्या है यहाँ पे। पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही बात आती है, आपके दिमाग में यही आएगा कि मान लीजिए आपने कोई भी बुक पढ़ी, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा अगर टॉपिक की ज़्यादा है तो आप समझेंगे कि हाँ, ये हमने अच्छे से कर लिया। स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे कोई भी सिलेबस है, कुछ भी है, वो हमेशा ही बुक्स को इकट्ठी करने में लग जाते हैं, नोट्स को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जैसे कोई छोटा टॉपिक है, वो ये नहीं देखते कि वो कैसा है, लेकिन देखते छोटा है, 2 पेज का है, ये बेकार होगा। 10 पेज का टॉपिक है तो उनको लगता है कि हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन जब वो उसे पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मात्रात्मक क्या है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जब आपके सामने चीज़ आती है वो मात्रा में काफ़ी ज़्यादा या कम होती है, आप उसे मात्रात्मक तौर पर देखते हैं। चीज़ चाहे छोटी हो, लेकिन मान लीजिए कोई टॉपिक है 2 पेज का है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये देखिए कि 10 पेज वाला बढ़िया है जिसे पढ़ने में दिक्कत आएगी, या 2 पेज वाला बढ़िया है जिसको पढ़ने से आप पास होंगे। तो पहले जानते हैं सीखने की मात्रात्मक अवधारणा क्या है। याद किए गए तथ्यों को याद रखने से सीखने में आसानी होती है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो तथ्य आपने याद किए हैं उसे याद रखने में आसानी होती है। कि मात्रात्मक तौर पे क्या है, आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा और आपने उसे अच्छे से समझा, फिर आपने उसे याद रख लिया। फिर सीखी जाने वाली सामग्री पृथक और असंबंधित है। यानी कि जो सामग्री जो आपने सीखी है चीज़, वो क्या है, जिससे आपने पढ़ा है वो अलग है और असंबंधित है। यानी कि पहले आपने पेपर 1 पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, फिर आपने रिसर्च पढ़ा, है ना, तो आपस में वो संबंधित है नहीं। आपस में है तो वो पेपर 1 का पार्ट, लेकिन क्या है, वो आपस में संबंधित नहीं है। फिर भी आपने वो अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया को प्राधिकार से स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जाता है। यानी कि देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो क्या है, स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण। यानी कि स्वयं तक ज्ञान क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो आपके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये दूसरों के लिए नहीं है। तो यह है स्वयं तक ज्ञान का प्रसारण। यदि कोई छात्र जो सीखने की मात्रात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो उन्हें शिक्षण द्वारा सिखाई गई सामग्री को याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, सिंपल सी बात कि जब भी आप देखिए कि कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी आपने सीखा, आपने मान लीजिए 10 टॉपिक सीखे, वो क्या है, 10 टॉपिक, वो 10 विषय क्या है, वो मात्रात्मक है। अब आपको टीचर ने वो सिखा दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी तक जो है काफ़ी लेक्चर पढ़ा दिए, तो आपने मान लीजिए वो लेक्चर पढ़ लिए, तो आपको याद रखना होगा कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 से लेके अब तक कितने लेक्चर हो चुके हैं, हमने उसमें क्या क्या कवर किया है।
तो इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा इतने लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ख़त्म है या ये यूनिट ख़त्म है। सीखने की गुणात्मक अवधारणा। तो अब देखिए, सीखने का अर्थ है नई जानकारियों का सामना करना, स्वयं की समझ और दुनिया की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा वर्ड का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी नई जानकारी का सामना करते हैं, यानी कि जब भी आप नई जानकारी को सीखते हैं, स्वयं की समझ के लिए सीखते हैं, तो आपको वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती है, आप उसे अच्छे से डिफाइन करते हैं। दुनिया की व्याख्या में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा, बहुत सारे राइटर ऐसे हैं वो जो अलग अलग देशों से संबंधित है, उन्होंने उस टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं परिभाषा के रूप में, तो वो आपको सीखने होते हैं यहाँ पे। इसलिए सीखना एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सीखे जाने वाली सामग्री जटिल और अंतर संबंधित है और एक स्वयं से संबंधित होने की क्षमता हो सकती है। सीखना शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों द्वारा निर्माण अर्थ की प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या है, देखिए जो सीखने वाली जो सामग्री है वो जटिल हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आसान हो, जटिल हो सकती है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे वो आपस में अंतर संबंधित होगी तो वो आपको आसानी से समझ में आएगी। और देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षकों की, यानी कि सीखना क्या है, शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों द्वारा। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात देखिए कि जब भी आपको शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको वो आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कि ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। यदि कोई छात्र सीखने की गुणात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो यह संभावना है कि वह सक्रिय रूप से उन नई सिखाई गई सामग्रियों की समझ बनाएगा और उनके मौजूदा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि क्या है कि जब भी देखिए छात्र सीखते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं, छात्र किसी चीज़ को सीखते हैं, तो गुणात्मक अवधारणा अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो आपको सक्रिय रूप से सारी चीज़ को सीखना होता है कि ताकि जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में समझ में आए। तो देखिए अच्छे सीखने वालों की विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर। यहाँ पे क्या है, देखिए अच्छे सीखने वाले लगातार बने रहते हैं। अच्छे शिक्षार्थियों के लिए विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, निरंतर और क्रमिक क्या है, क्रम वाइज होता है ना, कि आपने पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, तो आपको क्रम वाइज भी करना होता है सब कुछ। तो जो अच्छे सीखने वाले होते हैं, जो अधिगम करता होते हैं, तो वो लगातार सीखते ही रहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ठाना है कि मेरे को पेपर 1 करना है, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर पहला से लेके यूनिट 10 तक पूरा देखेंगे, चाहे वो 100, 150 लेक्चर हो, 200 लेक्चर जो भी हो, है ना। तो वो क्या है, अच्छे सीखने वालों की विशेषता है। अब देखिए वे जानते हैं कि अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, अर्थात इसका उपयोग वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए कैसे किया जाता है। यानी कि देखिए आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग कैसे करना है, वास्तविक जीवन की समस्या आपके सामने क्या है। यानी कि देखिए जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके जीवन से, समाज से संबंधित है। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। वे अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं और इसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने कोई चीज़ सीखी या किसी लर्नर ने, किसी अधिगम ने कोई चीज़ सीखी, अधिगमकर्ता ने, उनको पता है कि अगर वो ज्ञान साझा करेंगे, जैसे मैं आपको ये देखिए ज्ञान साझा कर रहा हूँ, मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, है ना। ज्ञान साझा करने से क्या होता है, बढ़ता है। जब भी आप किसी को जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसे आप किसी और से शेयर करेंगे, बताएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं जो सीखने की क्षमताओं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि को कमज़ोर करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो नकारात्मक भावनाएं हैं, यानी कि आप में क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, लालच नहीं होगा, ये चीज़ें जो कमज़ोर करती हैं व्यक्ति को, वो इनसे परे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट, वे हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जो वे नहीं जानते, हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। देखिए जो अच्छा जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वो क्या है कि वो हमेशा ही नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। जो उनके पास ज्ञान नहीं है, जो उन्हें चीज़ नहीं सीखी है, वो हमेशा ही उसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो उनको भी समझ पाए जो उन्हें चीज़ नहीं आती।
वे हमेशा उन सूचनाओं को पढ़ने, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समय निकालते हैं जो उन्होंने इकट्ठी की है। यानी कि जो उन्होंने नॉलेज या जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है, गलत है, क्या नहीं है, वो उनका पहले पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ी अगर वो गलत हो कुछ उसमें तो वो उसे करेक्ट कर लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे। वे सीखने का आनंद लेते हैं और कठिनाइयों पर निराश नहीं होते जो सीखने की यात्रा में उत्पन्न होती है। जैसे कि देखिए आपने जो सीखा है, आप जिस पथ पर चले हैं सीखने के लिए, आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ आती। कठिनाइयाँ कैसे कि बहुत सारे टॉपिक मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर 1 की तैयारी की, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो यूजी नेट की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो ऐसा तो है नहीं वो बिल्कुल आ नहीं सकती, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगी। तो उसमें क्या है कि जो अच्छे सीखने वाले हैं वो उसका आनंद लेते हैं, कठिनाइयों पर निराश नहीं होते, तो वो उनको दूर कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वे अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। जैसे कि लैंगर ने कहा है कि यदि हमें नया ज्ञान होगा तो हमें नए प्रश्नों की एक पूरी दुनिया प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उत्तर प्राप्त करने से प्रश्नों का एक और सेट होता है और सीखना जारी रहता है। देखिए लैंगर का यहाँ पे क्या कहना है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम उस प्रश्न का हल ढूंढ लेते हैं और जब नया ज्ञान कोई और प्राप्त करते हैं, फिर से हमारे सामने प्रश्न आते हैं। जैसे जैसे हम नया ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, हमारे सामने प्रश्न आते जाएंगे, हम उनका हल ढूंढेंगे और साथ में जब भी नया नॉलेज या नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसकी समस्या का हल भी या प्रश्नों का हल भी ढूंढ लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें जो एक नया ज्ञान है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उनके पास नया ज्ञान जोड़ने की क्षमता है और वो जो पहले से ही जानते हैं, उनका ज्ञान आधार निरंतर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या है कि जो नया ज्ञान है, यानी कि जो उन्होंने नया ज्ञान सीखा है, जो सीखने वाले या अधिगमकर्ता ने जो नया ज्ञान सीखा है, अधिगमकर्ता ने या लर्नर ने, तो जो पहले से जी वो जानते हैं, फिर उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा पढ़ा। जैसे आपने लेक्चर जाना है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को जाना है, फिर भी आप पढ़ते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो डेली आप वीडियो देखिए, लिखते जाइए, आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।